सुबह की पहली किरण महल में घुसी थी। दासी मीराबाई राजा के सामने खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें नीची। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, मैं गर्भवती हूं। मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। राजा का चेहरा पथरा गया। वो हक्का बक्का देखता रहा, फिर तेज आवाज में बोला, झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मीराबाई की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मेरे शरीर को पूरे जीवन में आपके अलावा किसी ने नहीं छुआ। ये बात आपको भी पता है। मैंने पहले भी चेताया था, रोज रोज ऐसा करने से परेशानी हो सकती है, लेकिन आपने सुना नहीं। कहा था, चुप रहो, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो महाराज, ये आपके सही करने का फल है। राजा चुप हो गया। उसका घमंड अब पूरी तरह चूर चूर था। मन में तूफान उठा। अगर ये बात राज्य में फैल गई तो राजपाट खतरे में पड़ जाएगा। प्रजा हंसेगी, दरबार वाले ताने मारेंगे। राजगढ़ के विशाल राज्य में जहां सोने की मीनारें आसमान को छूती थीं और हवा में चमेली की महक के साथ सत्ता की गंध घुली रहती थी, राजा विक्रम सिंह का शासन चलता था। वह एक ऐसा पुरुष था जिसकी घमंड की कोई सीमा नहीं थी। युद्धों में जीत हासिल करने के बाद भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसके हर आदेश को कानून माना जाता था और कोई भी उसके सामने सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। प्रजा उसे सम्मान नहीं बल्कि भय से देखती थी, क्योंकि उसका गुस्सा बिजली की तरह गिरता था। लेकिन इस घमंडी राजा के अंदर एक ऐसी जगह थी जो खाली थी। सच्चे स्नेह की कमी ने उसे अंदर से सूखा दिया था। वह खुद को कभी कमजोर नहीं मानता था, पर रातों में अकेले महल की बालकनी में खड़े होकर वह दूर के जंगलों को देखा करता था, जहां शांति का नामो निशान तक नहीं था। दूसरी ओर दूर एक सूखाग्रस्त गांव में मीराबाई नाम की 20 वर्षीय युवती रहती थी। उसकी सुंदरता किसी छिपे हुए कमल की तरह कीचड़ में खिली हुई थी। गोरा रंग, घने काले बाल और आंखें जो दर्द को भी छुपा लेती थीं। उसके परिवार पर राजा के कर वसूलने वालों का भारी कर्ज था। अकाल ने सब कुछ छीन लिया था, और जब कर वसूलने वाले आए तो मीराबाई के बूढ़े माता पिता और छोटे भाई बहनों को बचाने के लिए परिवार ने उसे राजमहल की दासी के रूप में भेजने का फैसला कर लिया। मीराबाई के पास कोई चारा नहीं था। वह जानती थी कि इनकार करने पर पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आंसू पोंछते हुए वह अपने गांव से विदा हुई। उसके दिल में सिर्फ एक ही भाव था, मजबूरी। पैरों में चुभते कंकड़ों की तरह यह मजबूरी हर कदम पर याद दिलाती थी कि अब उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। राजमहल पहुंचते ही मीराबाई को निचले हिस्सों में धकेल दिया गया। वहां नौकरानियों का एक पूरा जाल था, जहां ऊंचे दर्जे वाले हर किसी के सामने सिर झुकाना पड़ता था। उसे फर्श पोंछने, भारी बर्तन उठाने और रात दिन महल की सफाई करने का काम सौंपा गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर में दर्द होने लगा, पर वह चुपचाप सब सहती रही। रात को जब सब सो जाते तो वह कोने में बैठकर अपने परिवार की याद में रोया करती। वह सोचती कि काश कोई जादू हो जो उसे वापस घर ले जाए। लेकिन जादू जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत और चुप्पी थी। महल के बड़े बड़े हॉल में घूमते हुए वह कभी कभी राजा को दूर से देख लेती। उसकी ऊंची कदकाठी तलवार की तरह तेज नजर और घमंड से भरी चाल देखकर उसके मन में डर समा जाता। वह सोचती थी कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी को समझ ही नहीं सकता। समय बीतता गया, हफ्ते गुजरने लगे। राजा विक्रम युद्ध से लौटता, दरबार लगाता, भव्य दावतें उड़ाता और फिर अपने निजी कक्ष में अकेला रह जाता। उसके सलाहकार उसे मनोरंजन के लिए नर्तकियां भेजते, पर वह उन्हें जल्दी विदा कर देता। उसकी आंखों में एक अजीब सा उदासी का साया रहता जो कोई नहीं देख पाता था। उसी दौरान एक सुबह जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसकी नजर महल के फव्वारे के पास घुटनों के बल बैठी मीराबाई पर पड़ी। वह पिछले रात की दावत के छलके हुए शराब के धब्बे साफ कर रही थी। उसके सादे कपड़े पसीने से भीग कर शरीर से चिपक गए थे और खुले बालों की लटें चेहरे पर बिखरी हुई थीं। राजा का कदम रुक गया। उसने पहले कभी किसी दासी को इस तरह नहीं देखा था। नजरें कुछ पलों के लिए अटक गईं। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। न तो दया थी न लालच, बस एक अनजाना खिंचाव। लेकिन घमंड ने तुरंत उसे झिड़क दिया। वह बिना रुके आगे बढ़ गया, पर उस छवि ने उसके मन में घर कर लिया। उस शाम राजा ने अपने निजी सेवकों को बदलने का आदेश दे दिया। कहा गया कि पुराने सेवक अब उसे रास नहीं आ रहे।
महल की मुख्य दासी ने मीराबाई का नाम सुझाया। वह सोचती थी कि यह शांत लड़की बिना शोर किए काम करेगी। इस तरह मीराबाई को राजा के निजी हिस्से में भेज दिया गया। जब उसे यह खबर मिली तो उसके पैर कांपने लगे। वह जानती थी कि अब हर पल राजा की नजर के नीचे रहेगी। महल का निचला हिस्सा छोड़कर वह सुनहरे हॉल से गुजरती हुई राजा के निजी कक्षों तक पहुंची। हर दीवार पर सोने की नक्काशी, हर फर्श पर नरम कालीन और हवा में महंगी अगरबत्तियों की खुशबू। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में घुस गई हो। पर यह सपना डरावना भी था। अब उसका काम बदल गया था। राजा की राजसी पोशाकें सजाना, कमरे को हर समय साफ और सुगंधित रखना, फूलों को ताजा करना और राजा के आने से पहले हर चीज को सही जगह पर रखना। वह थकान के बावजूद बिना रुके काम करती। राजा की चीजें देखकर उसे समझ आता कि यह व्यक्ति कितना अकेला है। उसके बिस्तर पर सिर्फ एक तरफ की सिलवटें पड़तीं। दावतों के बाद कमरे में सिर्फ खामोशी रहती। मीराबाई धीरे धीरे अपनी मजबूरी के साथ जीना सीख रही थी। वह सोचती कि अगर मेहनत से सब ठीक रहा तो परिवार को कुछ राहत मिलेगी। हफ्तों बाद एक तूफानी रात आई। आसमान फट पड़ा था। बारिश की धारें महल की दीवारों पर चोट कर रही थीं। राजा का प्रिय घोड़ा डर के मारे अस्तबल से भाग निकला। पूरा महल हलचल में था। नौकर दौड़ रहे थे, पर कोई भी घोड़े के पास नहीं जा पा रहा था। मीराबाई, जो गांव में बचपन से जानवरों को संभालना जानती थी, चुपके से बाहर निकली। भीगते हुए वह घोड़े के पास पहुंची। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, जानवर की गर्दन पर हाथ फेरा और अपनी गांव की पुरानी आवाज में उसे शांत किया। घोड़ा धीरे धीरे शांत हो गया। वह उसे वापस अस्तबल तक ले आई। पूरी रात भीगने के बाद भी वह बिना किसी को बताए अपने काम पर लौट गई। उसके कपड़े पानी से तर थे, शरीर कांप रहा था, पर चेहरा शांत था। अगली सुबह स्थिर मालिक को जब यह बात पता चली तो उसने मीराबाई को अपने निजी कक्षों के और करीब रहने का हुक्म दे दिया। वह इसे सिर्फ व्यावहारिक फैसला बता रहा था, पर अंदर ही अंदर उसकी घमंड की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ गई थी। मीराबाई ने आज्ञा मान ली। अब वह राजा के हर आने जाने को और करीब से देखने लगी। उसका दिल अभी भी डर से भरा था, पर कहीं गहराई में एक अजीब सा सम्मान भी जागने लगा था। राजा विक्रम भी अब अपने कमरे में आते ही फूलों की ताजगी और कमरे की सफाई पर नजर डालता। वह कभी कभी सोचता कि यह नई दासी क्यों इतनी अलग लगती है, लेकिन वह अपने घमंड को कभी कबूल नहीं करता। इस तरह दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं, बिना किसी को पता चले। मीराबाई की मजबूरी और राजा का घमंड अभी भी उनके बीच दीवार की तरह खड़ा था, पर तूफान की उस रात ने कुछ अनकहा बीज बो दिया था। महल की दीवारें चुपचाप सब देख रही थीं। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था और अब सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था जो इन दोनों को एक अनोखे रास्ते पर ले जाए। तूफान वाली रात के बाद महल में सब कुछ सामान्य लगने लगा था, पर मीराबाई के लिए हर दिन अब पहले से ज्यादा भारी हो गया था। राजा के निजी कक्षों में काम करने की वजह से वह हर पल सतर्क रहती। राजा की नजरें अब उस पर ठहरतीं, कभी ज्यादा देर तक, कभी चुपके से। वह समझ नहीं पाती थी कि यह नजरें क्या कहना चाहती हैं, क्रोध, जिज्ञासा या कुछ और। वह बस काम करती रहती, सिर झुकाए, बिना आवाज किए। एक दोपहर राजा दरबार में व्यस्त था। मीराबाई अकेली कमरे में सफाई कर रही थी। उसने राजा के शयन कक्ष की मेज पर रखी एक प्राचीन मूर्ति को उठाया। यह मूर्ति सोने चांदी से जड़ी हुई थी, हजारों साल पुरानी। युद्ध में जीते गए किसी दुश्मन राजा की बहुमूल्य निशानी। राजा इसे हर किसी से ऊपर मानता था। मीराबाई ने इसे साफ करने के लिए कपड़ा लिया, पर उसके गीले हाथ फिसल गए। मूर्ति हाथ से छूटकर फर्श पर गिरी। तेज आवाज हुई, चटक। मूर्ति के एक हाथ का हिस्सा टूटकर अलग हो गया। मीराबाई का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गई। टूटे टुकड़े हाथ में उठाए, आंखों में आंसू भर आए। ठीक उसी पल राजा दरबार से लौटा और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने सब देख लिया। उसकी आंखें पहले मूर्ति पर टिकीं, फिर मीराबाई पर। क्रोध उसके चेहरे पर लहराता हुआ दिखा। वह तेज कदमों से अंदर आया। उसकी आवाज गूंज उठी, इतनी तेज कि महल की दीवारें भी कांप गईं। उसने कहा कि यह मूर्ति सिर्फ सोने चांदी की नहीं, बल्कि राज्य की शान, उसकी जीत की निशानी है। इसकी कीमत इतनी है कि अगर मीराबाई पूरी जिंदगी उसकी दासी बनी रहे
रोज रोज सिर झुकाए तो भी वह इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। इतना ही नहीं, अगर उसका पूरा परिवार आजीवन गुलामी करे तब भी यह कर्ज नहीं उतरेगा। वह चिल्लाता रहा। शब्दों में इतना जहर था कि मीराबाई का शरीर कांपने लगा। मीराबाई फर्श पर बैठी रही, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसने हाथ जोड़े सिर झुकाकर माफी मांगी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बार बार कह रही थी कि वह कुछ भी करने को तैयार है, बस उसके परिवार को कोई सजा न दी जाए। परिवार की याद आते ही उसके आंसू और तेज हो गए। वह रोते हुए बार बार विनती करती रही कि उसे माफ कर दिया जाए। राजा चुप हो गया। उसकी नजर अब मीराबाई के चेहरे से हटकर नीचे गई। सफाई करते वक्त उसका शरीर गीला था। पानी की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही थीं। गीले कपड़े शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसकी काया और भी स्पष्ट दिख रही थी। बारिश की तरह चमकती त्वचा, भीगे बाल जो कंधों पर लटक रहे थे और आंसुओं से भीगी आंखें वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थीं, जैसे कोई कमल कीचड़ से निकलकर खिल उठा हो। राजा की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में एक नई आग जागी। यह आग क्रोध से अलग थी। यह लालसा थी, गहरी और अनियंत्रित। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, पर उसमें अभी भी वही अधिकार था। उसने कहा कि ठीक है, वह परिवार को कोई सजा नहीं देगा। इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। महल में कोई नहीं जानेगा कि मूर्ति टूटी है, लेकिन इसके बदले में मीराबाई को अब उसकी हर बात माननी होगी। जो भी वह कहेगा उसे बिना सवाल किए करना होगा। कोई बहाना, कोई इनकार नहीं। मीराबाई ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब उनमें एक नई मजबूरी थी। वह जानती थी कि यह फैसला उसके परिवार की सुरक्षा के लिए है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि जो भी आएगा वह सह लेगी। राजा ने उसे उठने का इशारा किया। वह उठी। कपड़े अभी भी गीले थे, शरीर कांप रहा था। राजा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। वह मुस्कान क्रूर थी, पर उसमें एक अजीब सा संतोष भी था। उस रात से सब कुछ बदल गया। मीराबाई अब सिर्फ दासी नहीं रही। राजा ने उसे अपने निजी कक्ष में ही रहने का आदेश दे दिया। दिन में वह सामान्य काम करती, पर रात होते ही राजा के आने का इंतजार करना पड़ता। वह हर बार डर के साथ आती, पर परिवार की याद उसे चुप रहने को मजबूर करती। राजा अब पहले से ज्यादा समय अपने कक्ष में बिताने लगा। वह युद्ध की बातें कम करता, दरबार की चर्चा कम करता। उसकी नजरें हमेशा मीराबाई पर टिकी रहतीं। धीरे धीरे उसकी मांगें बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ उसके पास बैठना, फिर उसके बाल संवारना, फिर उसके कंधों पर हाथ रखना। हर बार मीराबाई चुपचाप करती। उसका मन टूट रहा था, पर होंठ बंद रहते। राजा को लगता कि यह उसकी जीत है। वह सोचता कि अब यह लड़की पूरी तरह उसकी है, पर उसे पता नहीं था कि मीराबाई के अंदर एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही है। सम्मान की, आत्मसम्मान की वह टूट नहीं रही थी, बस सह रही थी। एक रात राजा ने उसे और करीब बुलाया। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी थी। हवा में अगरबत्ती की महक थी। मीराबाई उसके सामने खड़ी थी। सिर झुकाए राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श पहले से ज्यादा गहरा था। मीराबाई का शरीर सिहर गया, पर वह हिली नहीं। राजा ने उसे अपनी ओर खींचा। उस पल में दोनों के बीच सिर्फ सांसों की दूरी थी। राजा की आंखों में लालसा साफ दिख रही थी। मीराबाई की आंखें बंद थीं। आंसू फिर से निकल आए, पर ठीक उसी पल बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आवाज आई। कोई सेवक था जो राजा को कोई संदेश देने आया था। राजा रुक गया। उसने मीराबाई को पीछे धकेला और बाहर चला गया। मीराबाई फर्श पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं। उस रात कुछ नहीं हुआ, पर दोनों जानते थे कि अब रुकना मुश्किल हो गया है। अगले दिन से राजा और भी बेचैन रहने लगा। वह मीराबाई को हर जगह ढूंढता। उसकी नजरें अब सिर्फ लालसा से नहीं, बल्कि एक अजीब से कब्जे की भावना से भरी होतीं। मीराबाई समझ गई थी कि यह खेल अब और गहरा होने वाला है। वह रातों में अकेले बैठकर सोचती कि क्या कोई रास्ता है जिससे वह इस जाल से निकल सके, पर हर बार परिवार की याद उसे रोक लेती। धीरे धीरे महल में अफवाहें फैलने लगीं। नौकरानियां चुपके चुपके बातें करतीं। कोई कहता कि राजा की नजर नई दासी पर है, कोई कहता कि वह अब राजा की पसंदीदा बन गई है। मीराबाई इन बातों को सुनती पर चुप रहती। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, यह मजबूरी कितने दिन चलेगी और क्या कभी राजा का घमंड टूटेगा।
रात के सन्नाटे में महल के गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंजी। एक सैनिक ने राजा के कक्ष के बाहर सिर झुकाकर संदेश पहुंचाया। संदेश रानी कमिनी का था। रानी कुछ दिनों से मायके गई हुई थी और अब उसने लिखा था कि आने में अभी और कुछ दिन लगेंगे। राजा ने संदेश पढ़ते ही भौहें सिकोड़ी। क्रोध उसके चेहरे पर लहराया। रानी कमिनी का नाम ही उसके स्वभाव को बयां करता था। वह विश्व में सबसे कामुक और सबसे सुंदर रानी के खिताब की धारक थी। उसकी मौजूदगी में राजा की हर इच्छा पूरी हो जाती थी, लेकिन अब कई दिन बीत चुके थे। रानी की अनुपस्थिति में राजा की आंतरिक आग दिन ब दिन भड़क रही थी। इतने दिनों में उसकी लालसा चरम पर पहुंच चुकी थी। संदेश सुनते ही राजा को शक हुआ। मायके में ऐसा क्या है जो रानी को और दिन रुकने पर मजबूर कर रहा है? उसने तुरंत गुप्तचरों को बुलाया। आदेश दिया कि रानी के मायके जाकर हर हालत का पता लगाओ। गुप्तचर रातों रात निकल पड़े, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। रानी की याद आते ही उसके मन में पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं। उसका कामुक शरीर, मुस्कान, स्पर्श, हर याद के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज रात कुछ भी हो जाए, यह आग बुझानी है। गुस्से और बेचैनी में वह अपने कक्ष की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था। अंदर मीराबाई फर्श पर पोछा मार रही थी। मेहनत से उसके शरीर पर पसीना छा गया था। साड़ी गीली होकर शरीर से चिपक गई थी। उसकी काया अब और भी उभर कर सामने आ रही थी। नरम, चमकदार, लुभावनी। राजा की नजरें ठहर गईं। उसका मन एक बारगी डगमगा गया। जो आग रानी की याद से जल रही थी, अब सामने खड़ी इस मजबूर लड़की पर केंद्रित हो गई। उसने फैसला कर लिया, आज इसी के साथ वह अपनी हर इच्छा पूरी करेगा। मीराबाई ने राजा को देखा, तुरंत सिर झुका लिया, हाथ जोड़ लिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा कि अभी यह काम छोड़ दो, अपने कक्ष में जाकर आराम करो। रात को एक दासी श्रृंगार का सामान और नए वस्त्र लेकर आएगी। उसी वस्त्र में सजकर रात को मेरे कक्ष में आ जाना। आज रात मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। मीराबाई के कान में यह शब्द बिजली की तरह उतरे। आंखों में आंसू भर आए। उसकी सांसें रुक गईं। सामने बूढ़े, बीमार पिता की तस्वीर उभरी, छोटे भाई बहनों की भूखी आंखें। परिवार की मजबूरी ने उसके होंठों को सी दिया। वह चुपचाप सिर झुकाकर हामी भर गई। राजा मुस्कुराया। वह मुस्कान विजयी थी। शाम ढल गई। मीराबाई के छोटे से कक्ष में एक दासी आई। उसके हाथ में बड़ी थाली थी। उसमें महंगे इत्र, काजल, बिंदी, चूड़ियां, फूल और एक लाल जरीदार साड़ी थी। दासी ने सब कुछ रखा और चली गई। मीराबाई अकेली रह गई। उसने धीरे धीरे वस्त्र बदले, नए कपड़े पहने, बाल संवारे, काजल लगाया, इत्र छिड़का। तैयार होकर वह आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में उसकी अपनी छवि देखकर उसके मन में एक टीस उठी। उसने धीरे से कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खूबसूरती मुझे इतना तोड़ देगी। आंसू गाल पर लुढ़क आए, लेकिन वह रुकी नहीं। परिवार की याद ने उसे मजबूत बनाया। वह कक्ष से निकली और राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ गई। राजा ने उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगाई। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। अगरबत्ती की महक हवा में घुली हुई थी। राजा ने पहले उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया, उसके बालों में हाथ फेरा, खुशबू ली, फिर उसके गले, कंधों, कमर पर लगे इत्र की महक ली। उसका स्पर्श गहरा होता गया। मीराबाई की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह हिली नहीं। राजा ने उसके कमर पर हाथ रखा, धीरे धीरे उसका पल्लू खींचा, साड़ी को कमर से सरकाया। वह उसे शाही बिस्तर पर लिटाया। उस रात राजा ने उसके हर अंग को छुआ। हर स्पर्श में उसकी लालसा झलक रही थी। मीराबाई ने सब सह लिया। आंसू बहते रहे, पर आवाज नहीं निकली। राजा ने उसे पूरी रात अपने साथ रखा। मिलन के बाद वह थककर उसके सीने पर सिर रखकर सो गया। मीराबाई जागती रही। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। मन में सिर्फ एक ही विचार था, यह रात खत्म हो जाए। सुबह हुई। राजा जागा, उसकी आंखों में संतोष था। उसने मीराबाई को देखा। वह अभी भी बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद। राजा ने उसे छुआ, कहा कि अब से हर रात तुम यहीं रहोगी। मीराबाई ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। राजा उठा और दरबार के लिए तैयार होने लगा। उसी दिन गुप्तचर लौटे। उन्होंने बताया कि रानी मायके में सब ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, बस वह अपनी मां के साथ समय बिता रही है। राजा ने सुना, लेकिन मन नहीं माना। उसे अब भी शक था, पर उसका ध्यान अब मीराबाई पर ज्यादा था। रानी की अनुपस्थिति अब उसे कम परेशान कर रही थी।
दिन बीतने लगे। मीराबाई अब राजा के कक्ष में ही रहने लगी। दिन में वह सामान्य दासी की तरह काम करती, रात में राजा की इच्छा पूरी करती। उसके मन में अब दर्द के साथ एक खालीपन भी था। वह सोचती कि क्या कभी यह सब खत्म होगा? क्या राजा का घमंड कभी टूटेगा? धीरे धीरे महल में बातें फैलने लगीं। नौकरानियां चुपके से कहतीं कि नई दासी अब राजा की सबसे करीबी बन गई है। कोई ईर्ष्या करता, कोई दया। मीराबाई इन सबसे अनजान नहीं थी, लेकिन वह चुप रहती। उसके अंदर अब एक नई ताकत जाग रही थी, सहन शक्ति की, जीवित रहने की। पर राजा का मन अब भी अशांत था। रानी की वापसी का इंतजार था और मीराबाई के साथ बिताए पल उसे और ज्यादा लालची बना रहे थे। वह सोचता कि अब दोनों को साथ रख लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव होंगे। दिन बीतते गए, लेकिन महल का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। राजा विक्रम सिंह पहले की तरह गर्व से भरा हुआ तो था, पर अब उसके अंदर एक अजीब सा द्वंद्व पैदा हो चुका था। दिन में जब वो दरबार में बैठता, सेनापतियों और मंत्रियों की बातें सुनता, तब भी उसका मन कहीं और भटकता रहता। उसके विचार बार बार उसी लड़की की ओर चले जाते जिसे उसने कभी केवल एक दासी समझा था। मीराबाई अब भी पहले की तरह चुपचाप रहती थी। दिन में वो महल के काम करती, सिर झुकाकर आदेश मानती, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। वहां एक गहरी शांति थी, जैसे उसने अपने दुख को भीतर ही भीतर स्वीकार कर लिया हो। राजा ने कई बार गौर किया कि वो कभी शिकायत नहीं करती। एक शाम दरबार खत्म होने के बाद राजा महल की ऊंची बालकनी में खड़ा था। नीचे बगीचे में मीराबाई फूल बदल रही थीं। हवा में रात रानी की खुशबू थी। राजा कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार उसे देखा था, वो फव्वारे के पास घुटनों के बल बैठी सफाई कर रही थी। तब उसे केवल आकर्षण महसूस हुआ था, लेकिन अब कुछ और था। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, महाराज। राजा मुड़ा। रानी कमिनी महल लौट आई थी। वो हमेशा की तरह सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके आते ही महल में फिर से शाही चमक लौट आई, लेकिन इस बार राजा के चेहरे पर वो उत्साह नहीं था जो पहले हुआ करता था। रानी ने कुछ दिनों में ही महल की फुसफुसाहटें सुन लीं। दासियों के बीच धीरे धीरे बातें फैल चुकी थीं कि राजा की नजर एक साधारण दासी पर टिक गई है। एक रात रानी ने राजा से सीधे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने एक दासी को अपने पास रख लिया है? राजा कुछ पल चुप रहा। पहली बार उसे अपने ही किए हुए काम पर शब्द नहीं मिल रहे थे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजाओं के जीवन में ऐसी बातें नई नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें इतना बेचैन पहले कभी नहीं देखी। राजा के मन में पहली बार एक अजीब सी शर्म जागी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसे मीराबाई की आंखों में बहते आंसू याद आए। वो रात भी याद आई जब वो पूरी रात जागती रही थी और वो सो गया था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी की मजबूरी पर किया था। कुछ दिनों बाद एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। महल के बाहर गांव से आए कुछ लोग दरबार में पहुंचे। वे सूखे और करों की शिकायत लेकर आए थे। उनके बीच मीराबाई का बूढ़ा पिता भी था, जो किसी तरह राजा तक अपनी बात पहुंचाने आया था। जब मीराबाई ने अपने पिता को दरबार में देखा, उसका दिल कांप उठा। वो दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उस बूढ़े आदमी की हालत देखी, कमजोर शरीर, कांपती आवाज और आंखों में अपनी बेटी के लिए चिंता। उसी पल राजा को सब समझ में आ गया। ये वही परिवार था जिसकी मजबूरी ने एक लड़की को महल की दासी बना दिया था। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। जब राजा सिंहासन से उठकर नीचे आया, उसने आदेश दिया कि उस परिवार का सारा कर्ज तुरंत माफ किया जाए और गांव में राहत भेजी जाए। सब लोग हैरान रह गए। फिर उसने मीराबाई की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। राजा ने धीमी आवाज में कहा, आज से तुम दासी नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वापस गांव जा सकती हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मीराबाई ने कुछ पल राजा को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। फिर धीरे धीरे शांति उतर आई। वो धीरे से झुकी और बोली, महाराज, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। राजा ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद पहली बार उसे लगा कि उसका घमंड सच में टूट गया है। कुछ दिनों बाद मीराबाई अपने गांव लौट गई। महल के गलियारों में उसकी शांत चाल और फूलों की खुशबू की याद रह गई।
राजा विक्रम सिंह फिर से वही शक्तिशाली शासक था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। रातों में जब वो महल की बालकनी में खड़ा दूर जंगलों को देखता तो उसे याद आता, कभी एक साधारण लड़की ने उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके दिल को बदल दिया था, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।